Hello, welcome once again. So today's topic of discussion is बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे कैश बुक एंड फाइनेंशियल ऑडिट के ऊपर, और जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम कैश बुक। सो द टॉपिक फॉर टुडे दैट इज बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। Why I have chosen this topic? Because it is strategically connected to cash book. So if you are well versed with cash book, then you can easily solve the bank reconciliation statement questions. Okay, so as promised, today's lecture we will start with brief overview of bank reconciliation statement. So let's start. As in, जैसा कि आपको पता होगा, कैश बुक में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ा था, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। सो हमेशा याद रखना, जब आप कैश बुक की बात करोगे, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, हम हमेशा बात करेंगे डबल कॉलम कैश बुक की। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइए। ठीक है, अब आपने जब कैश बुक बनाई, उसमें आपने बैंक कॉलम प्रिपेयर किया। ठीक है, ये तो आप अपने एंड से कर रहे हो ना प्रिपेयर। ठीक है, लेकिन कहीं पर भी बैंक भी अपने एंड से आपका एक अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, वो भी अपने एंड से प्रिपेयर कर रहा है। तो आप क्या चाहोगे कि आपका कैश बुक ऑफ बैंक बैलेंस शुड टैली विद पासबुक, जो आपका बैलेंस है और जो बैंक के पास आपका बैलेंस है वो टैली होना चाहिए। ठीक है, अब बीइंग अ बिजनेसमैन, सपोज करो, अब एक इंडिविजुअल की बात करें, उसके लिए तो नॉर्मल है। ठीक है, उसका सिंगल एक सेविंग अकाउंट है, उसमें आप बोलोगे सर हमें तो एसएमएस भी आ जाता है, मैसेज भी आ जाता है। ठीक है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस की बात आएगी, ठीक है, अब ये तो नहीं कि वहाँ पे क्या होता है, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस में आप साइनिंग अथॉरिटी असाइन कर देते हो। अब आप ये तो नहीं है, सपोज करो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, आप कोई उनके बिहाफ पे पेमेंट कर रहे हो 1000 करोड़ की, तो आप उनको फ़ोन करके नहीं बोलोगे सर आप प्लीज़ हमें ओटीपी शेयर कीजिए। ठीक है, तो उन्होंने इसलिए एक चेक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया होगा जिस पे उन्होंने साइन किया होगा। ठीक है, साइन किया होगा, आप जाके उनके बिहाफ पे ये चेक, या तो जो भी पार्टी होगी आप उससे इसकी पेमेंट कर दोगे। तो ऐसी कितनी मल्टीपल पेमेंट्स होंगी, जितना बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप होगा, जो जितना बड़ा कॉर्पोरेट हाउस होगा, उतनी ज़्यादा पेमेंट्स होंगी। तो उनके लिए ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं ना कि वो हर एक ट्रांजैक्शन को ट्रैक करें, खुद ओटीपी शेयर करें और एक एक ट्रांजैक्शन के लिए फ़ोन करके पूछा अच्छा ये किसके लिए है, वो किसके लिए है। ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि हम अपने एंड से उनका अकाउंटेंट, जो उनका अकाउंटेंट होगा, वो अपने एंड से रिकॉर्ड्स मेंटेन करता होगा, और जब जिसको भी वो पेमेंट करते होंगे, वो जाता होगा उस चेक को लेकर और एनकैश कर देता होगा। यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस टैली हो रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है ना कि आपने किसी को चेक इश्यू किया, और उसका इफेक्ट आप कैश बुक में क्या दिखाओगे, ध्यान से समझो। अगर आपने चेक इश्यू किया फॉर पेमेंट, तो आप उसको क्रेडिट एंट्री क्यों दिखाओगे? क्योंकि ये आपके लिए पेमेंट है, कैश बुक की बात हो रही है, आपकी कैश बुक में बैंक कॉलम की बात हो रही है। ठीक है, आप उसको पेमेंट शो करोगे ना, तो आपने उसे पेमेंट शो किया। ठीक है, लेकिन वो बंदा अपनी पॉकेट में चेक रख के भूल गया, और वैसे भी 90 डेज़ वैलिडिटी होती है जहाँ तक मुझे लगता है चेक की, वो गया ही नहीं चेक लेने। तो आपने क्या किया, आपने अपना स्टेटमेंट मंगाया महीने के बाद, और आपने जब टैली किया, आपने कहा ये 10,000 रुपये ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। आप तो परेशान हुए, क्या बात है। फिर जब आपने चेक किया, आपने देखा इस बंदे को मैंने चेक दिया था, इसने अभी इससे एनकैश नहीं कराया है चेक को, इसने इसे कैश ही नहीं कराया हुआ, या इसने अभी बैंक में लगाया ही नहीं है। तो एक सिनेरियो से क्या हुआ, जहाँ पे समझो, इस वजह से क्या हुआ, आपकी जो कैश बुक है उसका बैलेंस कम हो गया, किससे, पासबुक से। ठीक है, या तो ऐसा भी हो सकता है, आपको पता ही नहीं है, आपकी कुछ चार्जेस थे इंश्योरेंस के, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी, बैंक ने आपके डेबिट कर दिए चार्जेस, लेकिन आपको नहीं पता था। आपने जब स्टेटमेंट मंगाया, आपने देखा अच्छा 500 रुपये का फ़र्क है। क्यों फ़र्क है? क्योंकि चार्जेस डेबिट हुए, तो आपको इफेक्ट वो अपनी कैश बुक में भी देना है। क्यों देना है? क्योंकि टैली करना है, सिंपल सी बात है। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट सिंपली क्या है, इट्स ऑल अबाउट टू रिकनसाइल। देखिए नाम में ही है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो हम क्या करते हैं इसमें, रिकनसाइल करते हैं। किसे रिकनसाइल करते हैं? आपका बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विद पासबुक, सिंपल।
एक हैंड से आपका अकाउंटेंट मेंटेन कर रहा है। अब देखो, ध्यान से समझो, कभी आपने देखा होगा, अब जब कैश बुक हम पढ़ते हैं हम क्या दिखाते हैं, अ, हम दिखाते हैं डेबिट बैलेंस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बैंक उसे ही क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि ये बैंक के लिए लाइबिलिटी है और ये डेबिट आपके लिए एसेट है, बस। तो तभी आपकी पासबुक में क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। आप देखो, जब भी आपके फ़ोन में मैसेज आएगा, आप योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद ₹10,000, ठीक है, अवेलेबल बैलेंस सपोज करो आपका 15,000, वो इसको क्या दिखाएगा, क्रेडिट। तो आप इसको क्या दिखाओगे अपनी कैश बुक में, डेबिट। बस ये सिंपल सा खेल है। हमें क्या करना है बैंक रिकन्सिलेशन में, कंपैरिजन करना है किस किस का, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विथ पासबुक। बस हमने क्या करना है, एंट्रीज को आइडेंटिफाई करना है, कौन सी एंट्री कैश बैलेंस कम करेगी, कौन सी एंट्री पासबुक का बैलेंस कम करेगी। बस इतना सा अगर आप समझ गए, कंपैरिजन आपको करना आ गया। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें एक और मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे। इसमें आपके एक 4 तरह के होंगे बैलेंस। एक होगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जो होता है आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर पास बुक, ठीक है। फिर कभी कभी क्या हो सकता है, आपका ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये भी पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है कि आपने जो सीसी लिमिट ली है, ठीक है, उसमें से आपने जितना रिसीट है उससे आपकी पेमेंट्स ज़्यादा हैं किससे, रिसीट से, ठीक है। चलिए फिर हम जो आपका एमसीक्यू सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इन कैश बुक द फेवरेबल बैलेंस मीन्स या इंडिकेट्स। कैश बुक की बात कर रहा है, ये देखो, ये ऑलवेज रिमेंबर, कैश बुक के केस में फेवरेबल बैलेंस इज डेबिट and in case of passbook it is credit. Bank overdraft is unfavorable. Credit balance as per cash book bank column is also unfavorable, ठीक है। right answer is option B. Okay, on the bank statement cash deposited by the company is known as, देखो, अब आपने क्या किया, कंपनी में जा, आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हो, आप गए एसबीआई की किसी ब्रांच में और आपने कंपनी के अकाउंट में पैसे जमा कराए। तो ये जो आपने जमा कराए डिपॉजिट बैंक में जाके, ये इज़ नोन एज क्रेडिट। डेबिट क्या होगा अगर आप जाके विड्रॉ करो। तो प्लीज़ हमेशा समझना कि पॉइंट ऑफ कंपैरिजन क्या है। अब ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूछ रहे हैं, ठीक है। इन कैश बुक बैंक चार्जेस ऑफ ₹5,000 वॉज नॉट रिकॉर्डेड, नेम द करेक्ट कैश बुक एडजस्टमेंट। हुआ क्या, आपने कैश बुक, ठीक है, आपने कैश बुक अपनी मेंटेन की थी, फिर आपने कहा चलो बैंक से स्टेटमेंट मंगाते हैं, उन्होंने आपको भेज दिया स्टेटमेंट, और जैसे ही आपके पास स्टेटमेंट आया आपने उसमें देखा कुछ बैंक चार्जेस कितने हैं, 5,000, लेकिन उसका इफेक्ट आपकी कैश बुक में अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, एक पेमेंट है। तो आपको पता होगा, जब कैश बुक में हम पेमेंट्स की बात करते हैं, पेमेंट्स का हम क्या कहते हैं, क्रेडिट है ना। रिसीट्स का क्या होता है, डेबिट। तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी क्रेडिटेड। व्हाट टाइप ऑफ चेक्स इज दैट, यस, विच टाइप ऑफ चेक इज दैट विच इज इशूड बाय अ फर्म बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक, विच इज इशूड बाय द फर्म। मैंने आपको चेक दिया, ठीक है, सपोज करो मैंने, अमन ने एक मिस्टर ए को चेक दिया, लेकिन मिस्टर ए ने अभी तक उसे प्रेजेंट नहीं किया या कलेक्ट नहीं किया या जाके जमा नहीं कराया। तो ऐसे को जो भी आपके चेक्स होंगे ना, उसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग चेक्स और अनप्रेजेंटेड। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कैश बुक डेबिट बैलेंस इज इक्वलेंट टू क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, नो। ओके, नेक्स्ट, हाँ, अगर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस हो तब आप ओवरड्राफ्ट कह सकते हैं।
विच अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट नीड टू बी एडजस्टेड इनटू द कैश बुक बैलेंस। अब देखो, अब ये भी ज़रूरी नहीं कि आप हर एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आपको देना पड़े। लेट्स सपोज आपने स्टेटमेंट मंगाया, ठीक है, और गलती से आपको बैंक ने क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था 10,000 का, और बाद में बैंक ने वापस उसे रिवर्सल भी कर दिया। गलती से हुआ था, बाय मिस्टेक हुआ था। तो अब देखो, इसका इफेक्ट तो ज़ीरो हो गया ना, पहले प्लस हुआ फिर माइनस हुआ, नेट इफेक्ट क्या हुआ, ज़ीरो। तो आप जब अपना कैश बुक प्रिपेयर करोगे, आपको इससे क्या मतलब है, चेक्स मिस्टेकनली क्रेडिटेड बाय द बैंक, आप इसको इग्नोर ही करोगे ना, क्योंकि ना एक टाइम पे इसने बैलेंस बढ़ाया, बट साथ में ही बैंक ने उसको रिवर्सल एंट्री करके प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। आप पे इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है, ओके। If any cash balance is instantly deposited into the bank, then it is shown what? Then it shows what? मैं गया और आपके अकाउंट में जमा कराया बिना बताए 30,000। फिर अभी तक मैंने जमा करा दिया है। जमा कराने से इफेक्ट क्या होगा इसका, आपसे वो पूछ रहा है। कैश बुक विल शो अ डबल बैलेंस? अरे बिल्कुल नहीं। क्यों? कैश बुक को तो अभी पता ही नहीं है, कैश बुक इस चीज़ से इग्नोर है। डायरेक्ट डिपॉजिट्स, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट्स मेड बाय XYZ, या ठीक है जो भी, अरे इसको तो पता ही नहीं है, कैश बुक तो इस चीज़ से अनअवेयर है। अब ये हम कैसे कह सकते हैं पासबुक विल शो अ डबल बैलेंस? हमें बैलेंस का पता ही नहीं। कैश बुक विल शो इंक्रीज्ड बैलेंस एंड द बैंक विल शो फीवर। कैश बुक विल डिस्प्ले less amount of the cash and the passbook will demonstrate the more balance. It's obvious, ठीक है, क्योंकि कैश बुक पे अभी इसके इफेक्ट आया ही नहीं ना। जब आया ही नहीं तो इससे इग्नोर है। पासबुक को तो लेकिन पता चल गया, ठीक है। सो डेट्स वाई पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होगा। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक, मंथ या अकाउंटिंग ईयर वेन एवर ए बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड। ऑप्शन सी। इफ डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ BRS। अब देखो, मैंने क्या पूछा, ध्यान से समझो। डेबिट बैलेंस मतलब कि फेवरेबल बैलेंस। हम अब क्या कर रहे हैं, हम कैश बुक को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, पासबुक के साथ। अब यहाँ पे गेम आपको थोड़ी ध्यान से समझनी पड़ेगी। मतलब कि अगर अब हमें ये नहीं पता हम यहाँ पे कम होंगे या ज़्यादा होंगे। सपोज करो आपकी कैश बुक का बैलेंस था 10,000, कितना, 10,000, ठीक है। और अभी तक आपको पता नहीं है, आपकी पासबुक पे कुछ एंट्रीज हुई हैं जिनके बारे में आपको अभी कोई आइडिया नहीं है। अब वो आइडिया आपको नहीं है, ठीक है, बैंक अपने एंड से कर रहा था। अब जब आप स्टेटमेंट लाओगे फिर आप कंपैरिजन करोगे, तो या जो एंट्रीज हुई होंगी या तो ये प्लस एंट्रीज होंगी या तो ये माइनस एंट्रीज होंगी, ठीक है। अब जो एक बात मेरी याद रखना, कंपैरिजन हम किस किस का कर रहे हैं, कैश बुक का किसके साथ, पासबुक के साथ। सो पासबुक में जो भी एंट्रीज आपका बैलेंस बढ़ाएंगी उसे हम ऐड करेंगे, और जो भी एंट्रीज आपके बैलेंस को कम करेंगी किसमें, पासबुक में, उससे आप लेस करोगे। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट हमेशा प्लीज़, क्योंकि ज़्यादातर अगर कन्फ्यूजन की बात करें तो कन्फ्यूजन इसी चीज़ में होती है कि हम कंपैरिजन देखना है हमने किस किस का कर रहे हैं। हमने कहा कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, कैश बुक। कैश बुक तो एक आपके हाथ में है ना, कस्टमर या बिजनेसमैन, ये उसके हाथ में है, ठीक है। अब इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, इंटरेस्ट जब बैंक ने अलाउ किया होगा तो पासबुक का जो बैलेंस है वो बड़ा होगा ना। लेकिन कैश बुक को तो इसका पता ही नहीं है कि भाई मेरे में कुछ एडिशन हुआ है। लेकिन हमें जब कंपेयर करके देखा तो हमने इसको क्या करना है, इस जो ऐड किया है ना इंटरेस्ट बैंक ने, ये हमें कैश बुक में ऐड करना है। बोलो देखो कैसे। सपोज करो कैश बुक का बैलेंस था 10,000 और पासबुक का बैलेंस था 11,000। आपने बोला ये 1,000 का डिफरेंस कैसे है। फिर जब आपने इंटरेस्ट मतलब स्टेटमेंट देखा आपको पता चला अच्छा ये तो 1,000 रुपये बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है। तो ये जो क्रेडिट है ये आप किस में शो करोगे, अपनी कैश बुक में। सो ये इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम उसी पे है बट उसका उल्टा है।
अब कह रहा है इफ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज अ स्टार्टिंग पॉइंट इंटरेस्ट चार्ज। अब देखो ये आपका बैठा है एक जगह कैश बुक, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। अब इस केस में मैंने आपसे क्या कहा, हम इसे कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, पासबुक के साथ। सो जो भी एंट्रीज आपकी पासबुक के बैलेंस को बढ़ाएंगी उसे आप ऐड करो, और जो कम करेंगी उसे आप माइनस करो। आपने टारगेट बुक कौन सी देखनी है, पासबुक। कैश बुक तो आपका रेफरेंस के लिए है, आप इसके बैलेंस को कंपेयर कर रहे हो इसके साथ। अब ये कह रहा है कि बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब माइनस प्लस माइनस हुआ ना आपका बैलेंस, आपका माइनस हुआ बैलेंस। लेकिन कैश बुक को अभी बैलेंस हमारा ज़्यादा है और पासबुक का बैलेंस कम है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक, कंपेयर किसके साथ कर रहे हो, पासबुक के साथ। सो इस एंट्री के केस में हम इसे क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। अब चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपको नहीं, देखो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने जब कैश बुक से स्टार्ट किया, ठीक है, आपने अपनी कैश बुक में देखा बैलेंस है 10,000 रुपये, ठीक है, और बैंक ने आपके एटीएम चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस जो होते हैं क्वार्टरली या मंथली, क्वार्टरली होते हैं वैसे, सपोज करो 200 रुपये, ये बैंक ने क्वार्टरली चार्ज किए हैं। आपको ये पता नहीं है, कैश बुक को अब इस चीज़ का पता नहीं है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आप बैंक गए, वहाँ से स्टेटमेंट लाया और घर आए, उसे कैश बुक के साथ कंपेयर किया। आपने कहा यहाँ पे तो 10 है लेकिन यहाँ पे 9800 है, तो आपने कहा ये 200 रुपये कहाँ गए। फिर आपने जब चेक किया तो एटीएम चार्जेस, तो आप कैश बुक में ये आप क्रेडिट साइड में शो करोगे ना, कैश बुक का बैलेंस भी कम करोगे आप। बस ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। चलो, इफ बैलेंस एज पर पासबुक इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो आपने पासबुक को अब कंपेयर करना है किसके साथ, कैश बुक के साथ। तो टारगेट बुक हमारी यहाँ पे चेंज होगी। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स विल बी डिडक्टेड। अब देखो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैश बुक जो है पासबुक का कंपैरिजन कैश बुक के साथ है। सो जो भी ऐसे बैलेंसेस जो पासबुक के बैलेंस को इंक्रीज करेंगे वो आपने, चलो ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल आपकी पासबुक का बैलेंस है 20,000, लेकिन कैश बुक का जो आपका बैलेंस है वो है 13,000। अब आपने इसको इसके साथ टैली करवाना है, तो आप क्या देखोगे, ये जो डिफरेंस आया है 7,000 का, ये क्यों आया है। उन एंट्रीज को आइडेंटिफाई करो, उन्हें आप सबट्रैक्ट करते जाओगे, तो आपका पासबुक बराबर हो जाएगा किसके, कैश बुक के। बस, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट तो पासबुक है ना, इस वजह से। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स विल बी डिडक्टेड। अच्छा मुझे बताओ, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इसका क्या मतलब है, पासबुक का बैलेंस बड़ा होगा, डिडक्ट करो। डिविडेंड कलेक्टेड, पासबुक का बैलेंस बड़ा होगा, डिडक्ट करो। अब इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इससे क्या हुआ होगा, आपकी पासबुक का बैलेंस कम हुआ होगा, इसे ऐड करो। और चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक, इसे भी आप डिडक्ट करोगे। सो बारिंग सी, ए, बी एंड डी, 3 पेयर्स, इसे हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। इफ ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। अब देखो ओवरड्राफ्ट के केस में हमारा रिवर्स हो जाता है। एक बात मेरी याद रखना, जैसे हमने क्या किया, अब बैलेंस एज पर कैश बुक हमने अगर स्टार्टिंग पॉइंट लिया, ठीक है, तो आपका यहाँ पे सपोज करो बैलेंस था 10,000, और इसे आप कंपेयर किसके साथ कर रहे हो, पासबुक के साथ। नॉर्मल कंडीशन, अभी ओवरड्राफ्ट को भूल जाओ, जो भी एंट्रीज पासबुक का बैलेंस बढ़ाएंगी उससे आप कंपैरिजन करते हुए ऐड करोगे ना, ठीक है। तो नॉर्मल केस में क्या होगा, ये ऐड होगा। लेकिन जब भी ओवरड्राफ्ट हो जाए, आपके पास क्या आ जाए, ओवरड्राफ्ट, ऑल दोज एंट्रीज जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हम ऐड करते हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट। बस इस पे ध्यान देना, ओवरड्राफ्ट का अगर पूछ रहा है। सेम इज विद पासबुक, ठीक है। सो इस केस में राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अब व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर दी पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, व्हेन, so when overdraft as per the passbook is a starting point, direct deposits made by the customer will be added. Normal circumstances में क्या होगा, without overdraft it will be deducted, तो उसका रिवर्स कर देना, बस सिंपल।
If debit balance as per cash book is the starting point after making all the necessary adjustments, normally we will arrive at। तो देखो नॉर्मली पूछ रहे हैं ना, तो हमेशा जब भी जनरली बात करते हैं डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। सो आफ्टर मेकिंग कंपैरिजन व्हाट वी गेट, क्रेडिट बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। A bank reconciliation statement is prepared with the help of bank statement and bank column of the cash book, bank statement and cash column is irrelevant, bank column of the cash book and cash column of the cash book irrelevant, bank statement and bank column of the cash book option 1. Bank reconciliation is it's a statement, ledger account ledger, it's a statement and not an account। अब ये देखते हैं, मिस्टर एक्स issued checks worth rupees 15,000 in March 2018, out of which checks worth rupees 10,000 only were presented for payment। तो अगर यहाँ तक की कहानी समझें, आपने किसी एक इंडिविजुअल ए को चेक दिया, ठीक है, आपने उसको सपोज करो 3 चेक दिए 5-5 हज़ार के, तो 15,000 हुआ। तो उसमें से उसने क्या किया, सिर्फ 2 ही चेक एंड कैश कराए, ठीक है, और अपना ये उसने पैसे ले लिए। तो अभी उसने कहा ठीक है मैं बाद में चेक कराऊंगा, लगाऊंगा ये 5,000 वाला, अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है। अब कह रहा है कि जब रिकन्सिलेशन हमने किया किसका, पासबुक और कैश बुक का, 31 मार्च 2018। अब हम फाइनल, ये हमने डेट क्यों ली, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर आपको होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब उसके बाद क्या होगा वो बाद की बात है, लेकिन हम इस ईयर से कंसर्न्ड है, हम इन दिनों में देखेंगे। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें, सिर्फ 10,000 ही विड्रॉ हुआ है हमारे बैंक से। ओके, अब ये पूछा कि व्हाट अमाउंट शुड बी एडेड टू बैलेंस एज पर कैश बुक टू अराइव एट बैलेंस एज पर पासबुक। देखो चलो ऐसे समझते हैं। अब देखो, जिस दिन सपोज करो आपने 1 दिसंबर 2023 को ये 3 चेक्स इशू किए, 5,000 के 3 चेक आपने दिए। तो इसने क्या किया, इसने एक चेक 1 फेब को लगाया, तो एक 15 फेब को लगा दिया, ठीक है। अब ये इतना तो क्लियर हो गया। फिर एक चेक इसके पास जो पड़ा था इसने वो लगाया ही नहीं, इसने अपने पास ही अभी रखा है, ठीक है। देखो सपोज करो यहाँ पे आपकी कैश बुक पर बैलेंस जो था इसके कंपैरिजन आपका 50,000 था ये चेक्स इशू करने के बाद। मतलब आपका पहले बैलेंस कितना था 65,000, जब आपने चेक्स इशू किए कितने के 15,000 के, तो आपने अपना बैलेंस जो अराइव किया वो कितना हुआ 50,000, ठीक है। तो लेकिन जो आपकी पासबुक है उसका जो बैलेंस है वो कितना ही कम हुआ है, सिर्फ 10,000 से कम हुआ है। क्यों, क्योंकि एक चेक तो अभी उसने लगाया ही नहीं है बैंक में। तो ये पूछ रहा है कि आप कितना अमाउंट वापस ऐड करोगे, कितना अमाउंट, इसका मतलब आपकी जो पासबुक है उसमें 5,000 ज़्यादा है ना आपकी कैश बुक से, आपकी कैश बुक में 5,000 कम है, पासबुक में 5,000 ज़्यादा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। Mr. T issued checks worth rupees 25,000 in March 2014, out of which checks worth rupees 10,000 were only presented for payment. Balance as per passbook was rupees 45,000. What would be the balance as per cash book? अब देखिए अब क्या कह रहा है, अभी तक देखिए पहले से ब्रेक डाउन करते हैं। मिस्टर टी जो है उन्होंने क्या किया, 25,000 के चेक्स इशू किए, जिसमें से उन्होंने जिसने मीन्स कि जिसको उन्होंने वो चेक दिए थे उन्होंने सिर्फ 10,000 के चेक्स ही विड्रॉ कराए, ठीक है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने 25,000 के चेक बनाए होंगे, इशू किए होंगे, तो आपने कैश बुक को 25,000 से लेस किया होगा ना, ठीक है। अब लेकिन क्या करा है कि उसमें से सिर्फ उसने 10,000 विड्रॉ किए, मतलब कि जो आपकी पासबुक है उसका जो बैलेंस है वो सिर्फ कितना कम हुआ, 10,000 ही कम हुआ, ठीक है। फिर वो आपसे कह रहा है कि वेयर प्रेजेंटेड दिस बैलेंस एज पर पासबुक। अब ये जो बैलेंस एज पर पासबुक 45,000 है, तो ये पूछ रहा है कि कैश बुक का बैलेंस क्या होगा। ध्यान से समझो, देखो चलो हम वापस करते हैं, सारा रिवर्स करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर तो उसने पूरे चेक्स विड्रॉ कर लिए होते, ठीक है, कि ये कितने हैं 10 के,
इसका मतलब अगर ये 10 भी मैं वापस जोड़ दूँ तो बैलेंस क्या होगा आपका 55,000। ठीक है, अब यहीं पे आ जाओ, हमारी कैश बुक का बैलेंस भी कभी इतना रहा होगा 55,000। मैं वापस जोड़ रहा हूँ इसको, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा, जब उसने चेक इश्यू किए होंगे, कितने के चेक इश्यू किए 25,000 के ना, तो 30,000 रहा होगा कैश बुक का बैलेंस। अब देखो, तो अब जब पासबुक का बैलेंस 55 था तो उन्होंने कितना ही विड्रॉ किया अभी तक, सिर्फ 10,000। तो पासबुक का बैलेंस कितना बता रहा है 45,000, वहीं तो लिखा है इधर 45,000। सो आपसे पूछा है कि कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, सो इट विल बी 30,000, आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्या कहता है कि आपका बैंक बैलेंस है 12,000 एज पर कैश बुक। ओके, एज पर कैश बुक योर बैलेंस इज 12,000, बट ये 12,000 बना कैसे वो देखते हैं। कह रहा है कि आपने 20,000 के चेक्स लिए थे, डिपॉजिट किए थे बैंक में, जिसमें से आपका एक 5,000 का चेक और 4,000 का चेक, 5,000 का चेक आपका क्लियर नहीं हुआ, 4,000 का आपका डिसऑनर हुआ। ठीक है, अब ये जो 5 + 4 9,000 के चेक हैं वो आपने यहाँ पे ऐड किए हैं ना, आपने अपनी बैलेंस एज पर कैश बुक को इंक्रीज करने में। तो आपको क्या करना है, बैलेंस एज पर पासबुक निकालने के लिए ये दोनों माइनस कर देने हैं। सो द राइट आंसर इज 3,000। यही पूछा है बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, नंबर 20, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹12,000 टेकिंग इनटू अकाउंट चेक्स वर्थ ₹5,000 इशूड टू सप्लायर। अब आपने कैश बुक का बैलेंस है वो 12,000 है, और ये कब हुआ, जब आपने एक चेक इशू किया। चेक आपने एक इशू किया कितने का, 5,000 का। ठीक है, लेकिन जब जिसको आपने ये चेक दिया वो अभी गया ही नहीं बैंक पे लगाने, तो आपका जो पासबुक पे बैलेंस है वो नेचुरल सी बात है कैश बुक से ज़्यादा होगा ना। कितना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा, ये 5,000 का डिफरेंस जो है, बस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सो आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो देखिए, जिस तरह के क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस कराएं जो थोड़े डाइसी हो, थोड़े ट्रिकी भी हों। ठीक है, ताकि कल एग्ज़ाम में ऐसी सिचुएशन आए तो आप कोई पैनिक ना करो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड।